गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो पार्टनरशिप के मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर किसी बिजनेस को करने के लिए और उस बिजनेस से अर्न किए हुए प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत होते हैं तो उसे हम लोग साझेदारी का बिजनेस कहते हैं। व्हेन टू और मोर पर्सन्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस टू रन इट एंड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, इट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 को देखेंगे तो उसमें भी पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। उसमें भी यही चीज़ें बताई गई है कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और उस बिजनेस को या तो सारे साझेदारों के द्वारा चलाया जाए या उन साझेदारों में से कुछ साझेदार के द्वारा जब उस बिजनेस को चलाया जाता है तो उसे हम लोग साझेदारी का बिजनेस कहते हैं। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between the person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इस डेफिनेशन को जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में जो पार्टनरशिप के डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स को हाईलाइट किया गया है, या यूं हम लोग कहें 3 कंडीशंस को हाईलाइट किया गया है। वन बाय वन कर करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट है हमारा वो है कि उन पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। दूसरा, वो जो एग्रीमेंट है वो बिजनेस को चलाने के लिए होना चाहिए और उस बिजनेस से हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होना चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। एंड थर्ड इज, जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है या तो उन सबके द्वारा चलाया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाए। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन आइदर बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने समझा, इस डेफिनेशन से कुछ टर्म आते हैं जिससे आपको मन में क्वेश्चन होगा कि हम लोग पार्टनर्स किसे कहते हैं। जैसे पार्टनरशिप तो आपने समझ लिया, फिर पार्टनर्स हम लोग किसे कहते हैं। तो पार्टनर्स वैसे पर्सन को कहेंगे जो आपस में इकट्ठे हुए हैं और इंडिविजुअली जो बिजनेस करने के लिए कुछ लोग ने जो एग्रीमेंट किया है आपस में बिजनेस को करने के लिए, तो वो इंडिविजुअली एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। तो फिर फर्म किसे कहेंगे? फर्म भी सेम चीज है, जो पार्टनर्स बिजनेस को रन करने के लिए, सेटअप करने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं, पार्टनर्स इकट्ठे हुए हैं। अगर सामूहिक रूप से हम लोग बात करें तो सामूहिक रूप से उन्हें हम क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड कलेक्टिवली ए फर्म। यानी सामूहिक रूप से अगर हम एक नाम दें तो उसे हम फर्म कहेंगे। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, उस फर्म को चलाने के लिए फर्म का एक नाम दिया जाता है। तो अगर हम लोग नेचर की बात करें कि पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है, तो आपको ये जानना चाहिए पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल एंटिटी नहीं होता। उसके अपने पार्टनर्स से अलग उसका कोई लीगल सेपरेट लीगल कोई एंटिटी नहीं होता। ए पार्टनर्स फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। ए फर्म itself cannot enter into contract for partnership through its partners can। हालांकि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकती खुद के नाम से। हालांकि उसके जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनर ऐसा कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, फर्म किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, हम लोग अगर पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फीचर्स की बात करें या एसेंशियल एलिमेंट की बात करें, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको एक एक करके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ फीचर्स हैं या एसेंशियल एलिमेंट हैं पार्टनरशिप के, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो
जो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है 2 और मोर पर्सन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अकेले खुद के साथ कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करता है, कम से कम 2 लोग चाहिए। तो पार्टनरशिप की बिजनेस करने के लिए, साझेदारी करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें मैक्सिमम लिमिट भी है एक, कि मैक्सिमम लिमिट 50 क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप के मैक्सिमम लिमिट को कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 की बात करेंगे तो उसमें पार्टनर्स के लिमिट को स्पेसिफाई किया गया है कि मैक्सिमम लिमिट 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिट एज ऑफ नाउ इज 50 पार्टनर्स। ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप है, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड दिस लिमिट द पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल एसोसिएशन। अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में 50 से ज़्यादा पर्सन हो जाते हैं तो इसे पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कहा जाएगा, इसे इलीगल एसोसिएशन कहा जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है। मिनिमम जो पार्टनर के नंबर होंगे वो 2 होंगे और मैक्सिमम जो पार्टनर के नंबर होंगे वो 50 होंगे। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम लिमिट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट कंपनीज एक्ट में रूल 10 मिसलेनियस रूल 2014 एक अमेंडमेंट आया था 2013 कंपनीज एक्ट का, उसमें चेंज कर करके पहले कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में 100 दिया गया था, जो पार्टनर्स के मैक्सिमम लिमिट थे वो 100 दिया गया था, बट 2014 में उसको अमेंडमेंट कर करके 50 दिया गया। तो सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो जो मिनिमम नंबर होने चाहिए पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम जो नंबर होने चाहिए पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए वो 50 होना चाहिए। और अगर 50 से क्रॉस कर जाता है तो ये एक इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा, ये पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कहलाएगा। और जो सेकंड फीचर्स है हमारा वो है एग्रीमेंट। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कहने का मतलब यह है कि पार्टनर्स जब पार्टनरशिप करेंगे तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, भले ही वो एग्रीमेंट या तो ऑरल हो या रिटन हो, बट एग्रीमेंट होना जरूरी है। The agreement is made to carry on business and share its profit. The agreement forms the basis of mutual rights and duties of partner. और ये जो एग्रीमेंट होगा वो जो एग्रीमेंट बनेगा वो एग्रीमेंट प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बनेगा, एक दूसरे के अधिकारों को उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा, जो पार्टनर्स के ड्यूटी होते हैं उस एग्रीमेंट में उन चीज़ों को स्पेसिफाई किया जाता है। जो थर्ड हमारा फीचर है वो है लॉफुल बिजनेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन ए बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी लीगल। दैट मीन्स कि जो बिजनेस होगा, जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि एक बिजनेस करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है और वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएं और वो चोरी कर करके कुछ सामान लाएं और उसको बेच कर करके जो उन्हें रेवेन्यू आया उस रेवेन्यू को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो एक इलीगल वर्क हो रहा है, लीगल वर्क नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव है उस एग्रीमेंट का वो बिजनेस को रन करने के लिए होना चाहिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए होना चाहिए, और वो जो बिजनेस है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, वो इलीगल कभी भी नहीं होना चाहिए। जो फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। तो पार्टनर्स, पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक डिस्कस किया था कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ पर भी जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, जो पार्टनरशिप फॉर्म किया गया है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया गया है। तो जो एग्रीमेंट है पार्टनर के बीच में, जो एग्रीमेंट किया गया है, उस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य है वो सारे पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हालांकि लॉस लिखा हुआ नहीं होता, बट ये अंडरस्टूड है कि जो लॉस होंगे वो लॉस भी पार्टनर क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और अगर किसी केस में लॉस हो जाता है तो जो भी लॉसेज होंगे उस लॉस को भी पार्टनर आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे।
हमारा जो 5th पॉइंट है वो है म्यूचुअल एजेंसी का। अब जितने भी पार्टनर होते हैं, हर एक पार्टनर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, बिकॉज हर एक पार्टनर एक दूसरे का क्या है, वो पार्टनर कहलाएगा। तो जो बिजनेस है या तो उन सबके द्वारा चला जाएगा या उनमें से किसी एक के द्वारा चला जाएगा। यानी हम लोग यूं समझें कि हर एक पार्टनर का एक दूसरे पार्टनर के साथ एक म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, और हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। अदर पार्टनर के लिए वो एजेंट हो जाएंगे और फिर वो एजेंट हो जाएंगे और फिर वो प्रिंसिपल भी हो जाएंगे। तो म्यूचुअल एजेंसी से जो मेन हमारा जो पॉइंट निकल करके आता है वो ये कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का क्या होगा, एजेंट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, और हर एक पार्टनर के बीच में एक दूसरे के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होगा। जो नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नो सेपरेट एंटिटी। जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया, पार्टनरशिप डज नॉट हैव ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। पार्टनर से अलग पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ये 11th में आपने पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक फॉर्म आता था सोल ट्रेडरशिप का। सोल ट्रेडरशिप में हमने पढ़ा था कि जो ऑनर होते हैं, वन मैन आर्मी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ऑनर होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो सेम एज वैसे ही पार्टनरशिप में भी क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सारे पार्टनर्स की लायबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। द लायबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म आर अनलिमिटेड लाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी एकल व्यापार की तरह इसमें भी जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। और हम लोग अगर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी को भी बिना सारे पार्टनर के कंसेंट के ट्रांसफर नहीं कर सकता। ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अगर 4 पार्टनर है, सपोज 4 पार्टनर है, उनमें से कोई एक पार्टनर ऐसा है जो अपने इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है, तो बाकी के जो 3 पार्टनर हैं उन तीनों पार्टनर को भी अपनी सहमति देनी होगी, तभी वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है। अगर 3 में से कोई भी ऐसे पार्टनर हैं जो अपनी सहमति नहीं देते हैं तो वैसे केस में क्या होगा, वो पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग लीगल स्टेटस, एक फर्म के लीगल स्टेटस की बात करें तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूं, फर्म का कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, ए फर्म इज नॉट ए लीगल पर्सन। फर्म कभी भी लीगल पर्सन नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पार्टनर्स का समूह होता है, यानी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे होकर करके उन बिजनेस को करते हैं और उनका मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो बेसिकली ये जो है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो कलेक्शन ऑफ पर्संस है, कलेक्शन ऑफ पर्संस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि फर्म डज नॉट एक्वायर एन आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर। उसके पार्टनर से अलग उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर हम लोग लीगल स्टेटस की बात करें तो पहला जो है वो आपको ध्यान में रखने की चीजें हैं, ए फर्म कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। फर्म अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकती है। ए फर्म कैन नॉट सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। अपने नाम से वो किसी तरह का कोई केस वगैरह नहीं कर सकती है। और जो पार्टनरशिप फर्म के जो एसेट होते हैं वो एसेट एक्चुअली ज्वाइंट प्रॉपर्टी होता है पार्टनर्स का। एसेट ऑफ द फर्म आर द ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स। और हम लोग एक लास्ट पॉइंट बात करें, अगर लीगल स्टेटस की बात करें तो ऑल पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली इंडिविजुअली लायबल फॉर ऑल द बिजनेस ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। जिस फर्म की हम लोग बात कर रहे हैं उस बिजनेस फर्म की अगर कोई ऑब्लिगेशन होता है तो जितने भी पार्टनर हैं वो सारे के सारे पार्टनर लायबल होंगे उस ऑब्लिगेशन के लिए। थैंक यू। एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से अकाउंट्स के चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक पर लगातार आपको ये लेक्चर मिलता रहे, एक नई वीडियो मिलती रहे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाने से क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन के जरिए जो अकाउंट से रिलेटेड जो नई वीडियोस हैं आप उसको देख पाएंगे। थैंक्स फॉर ऑल।